उत्तराखंड न सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इस पहाड़ी राज्य की संस्कृति, कला और साहित्य ने विश्व भर में अपनी पहचान बनाई है। यहाँ की खूबसूरत पहाड़ियों में, नदियों के किनारों में ना जाने कितने कवियों ने साहित्य को समृद्ध किया है। उत्तराखंड साहित्य में प्रकृति मानव की अनंत काल से सहचरी रही है। मानव के सुख दुख में प्रकृति ही सहयोगिनी है। कवि का यहाँ प्राकृतिक से सीधा भावात्मक संबंध है। उत्तराखंड साहित्य में गीतात्मक एवं गाथात्मक वर्णन ऐतिहासिक घटनाओं, लोक जीवन की सामाजिक व्यवस्थाओं, धार्मिक आस्थाओं, लोकमानस की भावनाओं का मनमोहक रूप में चित्रण किया जाता है। उत्तराखंड के लोक जीवन का शायद ही कोई ऐसा पक्ष हो जिस पर गीतों के माध्यम से प्रकाश न डाला गया हो। साहित्य सृजन की प्रेरणा स्रोत हिमालय की वीर भूमि कई साहित्यकारों एवं कवियों की जन्मस्थली एवं कर्मस्थली रही है। काव्य साहित्य सृजन हेतु उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य किसी परमाणु ऊर्जा स्रोत से कम नहीं आंका जा सकता। हिमालय पुत्र सुमित्रा नंदन पंत का काव्य हो या हिमवंत कवि चंद्रकुंवर बर्तवाल का काव्य हो, दोनों के साहित्य सृजन में उत्तराखंड प्रदेश एक ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्यवाहक रहा है। हिमगिरी अनादिकाल से ही कवियों और सहृदयों की रागात्मक वृत्ति के आकर्षण का मूल केंद्र रहा है। पहाड़ी परिवेश ने मानव में कला और सौंदर्य अनुभूति के विविध आयामों को प्रश्रय दिया है। मध्य हिमालय के साहित्य में लोकगीतों में प्रकृति अनेक रूपों में मुखरित हुई है। हमारे देश में प्रकृति का मानवीकरण और उसके प्रति आत्मीय भाव वैदिक परंपरा से चला आ रहा है। प्रकृति और मानव की एक सूत्रता व्यक्त करने वाला यह सहचर भाव हिमालय की उपत्यकाओं में विशेष रूप से विकसित हुआ है, क्योंकि यहाँ मनुष्य का जीवन मूलतः प्रकृति जीवन पर निर्भर है। ऋतु गीतों की परंपरा बहुत प्राचीन है। यहाँ ऋतुएं पर्व के रूप में मनाई जाती हैं। शरद, बसंत, वर्षा ऋतु आदि। इन सब में बसंत ऋतु सबसे अधिक लोकप्रिय है। प्रकृति वसंत ऋतु में श्रृंगार करती है। दिशाएं प्रकृति सूक्ष्म से शोभित हो जाती हैं। शीतल मंद सुगंधित बयार जन जन के प्राणों में हर्ष का नव संचार करती हैं। वसंत ऋतु में वसंत पंचमी, शिवरात्रि तथा होली आदि के पर्व भी मनाए जाते हैं। बसंत ऋतु में विभिन्न गीत गाए जाते हैं। कुमाऊं में उन्हें बसंती तथा ऋतुरण कहा जाता है। रवाई में भी बसंती नाम ही प्रचलित है। अन्य भागों में चैती, झुमेलो आदि नाम मिलते हैं। बसंत लोक जीवन में उठते यौवन और फलते फूलते दाम्पत्य सुख का प्रतीक है। इसलिए बसंती गीतों में बसंत का आवाहन और अभिनंदन मुख्य होता है। बसंत का यह अभिनंदन पूरे महीने एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जो गढ़वाल कुमाऊं में फूलदेई तथा जौनसार भाबर में गोगा कहलाता है। फूलदेई माघ संक्रांति को मनाया जाता है। इस अवसर पर किशोरियां वनों से फ्यूली, बुरांस, पाषाण भेदी, शिलपाड़ा के फूल चुनकर गांव भर में हर घर की देहली द्वार की पूजा कर फूल चढ़ाती हैं। इस समय घर में शोभा सत्कार की भी भावनाएं मिलती हैं। सुमित्रा नंदन पंत तो बुरास के फूलों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कुमाऊनी में इस पर एक कविता ही लिख डाली थी। सारे जंगल में तुझ जैसा कोई फूल नहीं, तो फूलता है तो जंगल में आग सी लग जाती है, मेरी प्यारी को भी तेरा फूल सुहाता है। प्रतीक रूप में यह फूल विलक्षण सौंदर्य से चमत्कृत कर देने वाली सुंदरी का बोध कराता है। प्रकृति के पुजारी सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रकृति का मनोरम चित्रण किया है। पंत का सौंदर्य प्रकृति रूपा रहा है। उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए उसमें सजीवता लाई है। कवि ने प्रकृति का विभिन्न रूपों में साक्षात्कार किया है। अल्मोड़ा के पावस और बसंत को देखकर वह विमुग्ध हो उठते हैं। हिमालय की कुसुमित घाटी चित्रशलभ सी पंख खोलकर उड़ने को आतुर दिखाई देती हैं।
ऊपर उड़ते फूलों को देखकर कवि अनुमान करते हैं, मानो यह वसंत चंचल पग दीप शिखा के घर नीचे उतर रहा हो। उसके कपोल गुलाब जैसे कोमल और अरुण वर्ण के हैं। उसके अधर किसले जैसे और शरीर फूलों से निर्मित है। प्रकृति का यह मानवीकरण सचमुच उच्च कोटि का है। ग्रामीण अंचल की प्रकृति पंत जी को बहुत प्रिय रही है। उन्हें हरियाली भरा गांव मरकत के डिब्बे जैसे दिखाई देता है। पंत जी की कल्पनाएं बहुत हृदयस्पर्शी हैं। वे आजीवन प्रकृति सौंदर्य में लीन रहे। उन्होंने प्रकृति की सभी ऋतु ग्रीष्म, शरद, बसंत का हृदयग्राही वर्णन किया है। उनकी कविता ग्राम श्री में बसंत और शिशिर ऋतु का, गंगा के किनारे खेतों का बहुत ही सुंदर मनोरम चित्रण मिलता है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। सूरज की किरणें जब भी हरियाली पर पड़ती हैं तो खेत सूर्य की किरणों से कंचन की तरह चमकने लगते हैं। थैली खेतों में दूर दूर तक मखमल की कोमल हरियाली लिप्त जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। क्योंकि इस मौसम में आम के पेड़ पर मंजरियां फूटती हैं, चारों ओर पेड़ों पर कोंपलें दिखाई देती हैं, तितलियां और भंवरे फूलों पर मंडराने लगते हैं। खेतों में भी रवि की फसल जैसे गेहूं, जौ, अरहर दिखाई देते हैं। जामुन, आलू, आम, कटहल के फल भी इसी समय लगते हैं। खेतों में पीली सरसों से धरती मानो श्रृंगार कर रही हो और खेतों में मटर के फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही हो। कोयल भी मदमस्त होकर कूक रही हो। चारों ओर लौकी और सेम की फलियां भी मानो एक दूसरे के गले लग रही हों। कवि कहते हैं कि खरपतवार तथा घास फूस पर मानो तरबूज की लताओं ने अपनी चादर बिछा दी हो। गांव की हरियाली बेहद सुख में आनंद देती है। प्रकृति की गोद में बसा गांव रात्रि में भी मरकत के समान चमक रहा हो। जब गेहूं और जौ की बालियां निकलती हैं तो पृथ्वी रोमांचित सी लगती है। अरहर और सनई की फलियां ऐसे बज रही हैं मानो बच्चों की करधनी बज रही है। सरसों के फूल और कलियों की सुगंध चारों ओर हवा के साथ ऐसे उड़ रही हैं मानो उसी में समा गई हों। सभी ऋतुओं में बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह ऋतु निराली है। फाल्गुन और चैत्र मास बसंत ऋतु के माने गए हैं क्योंकि इस समय सर्दियां कम और मौसम सुहावना हो जाता है। कविवर चंद्र कुंवर वर्तवाल के मन में भी प्रकृति का पूरा संसार बसा हुआ था। कविवर सौंदर्य के भी अप्रतिम पुजारी थे। उन्होंने मानवीय सौंदर्य और पृथ्वी पर बिखरी विराट सुंदरता को जी भर महसूस किया तथा हृदय की गहराइयों से प्यार किया। पयस्विनी की कविताओं में कवि का यही प्यार काव्य सरिता बनकर उमड़ पड़ा है। नंदन वन के वासी कवि के उदास और सूखे से जीवन में सरस्वती की धारा सी अमृत वर्षा कर देते हैं और कवि का हृदय पर्वत प्रदेश के उस विहंग की स्तुति इस प्रकार करने लगता है। हे मेरे प्रदेश के वासी, छा जाती बसंत जाने से यह सर्वत्र उदासी, झरते झरझर कुसुम कभी धरती बनी विधवासी। कवि ने यहाँ वसंत ऋतु के जाने के बाद की उदासी का वर्णन किया है कि किस प्रकार बसंत आने से हर्ष का उल्लास होता है, उसी प्रकार वसंत के जाने से हर जगह जंगलों में उदासी छा जाती है, पेड़ पूर्णतः खाली हो जाते हैं। इसी प्रकार उत्तराखंड के लोक साहित्यकार एवं लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी ने भी अपनी कविताएं और गीतों के माध्यम से उत्तराखंड में बसंत ऋतु की आगमन पर सभी लोगों को आने की हिदायत दी है। उनकी वसंत कविता में उन्होंने कहा है, मेरी डांडी काठियों का मुलुक जैली, बसंत ऋतुमा जई। कवि कहते हैं, जब भी कोई उत्तराखंड आए तो वसंत ऋतु में जरूर आना, क्योंकि उस समय यहाँ पर हरी भरी हरियाली, पीले पीले फ्योली के फूल, सरसों के सुंदर सुंदर खेत फूलों से और खुशबू से महक रहे होते हैं। बसंत ऋतु के आगमन में फाल्गुन
और चैत्र मास में ही यहाँ की बेटियां और बहुएं अपने मायके जाती हैं, तो उस समय से संबंधित लेखक ने एक कविता ऋतु चैत की लिखी है। घुघुती घुरुण लगी मेरा मन मैत की, बौड़ी बौड़ी ऐ गए ऋतु ऋतु चैत की। उत्तराखंड के साहित्यकार मंगलेश डबराल की कविताओं में भारतीय समाज की जद्दोजहद की एक बड़ी झलक हमें देखने को मिलती है। उनकी कविताएं एक साथ जीवन की हलचल और समय के विमर्श को उपस्थित करती हैं। यथार्थ को देखने का उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक इतिहास दृष्टि, विश्व दृष्टि, वर्ग दृष्टि से निर्देशित तो है, उसके पीछे एक नई सौंदर्य दृष्टि भी है। उनकी शुरुआती कविताओं में ऐसे गतिशील बिंबों की बहुलता है जो पहाड़ी क्षेत्रों में सहज दृश्यमान है। धूप, छाया, बादल, कोहरे की गतिशीलता को मैदानी इलाकों की तुलना में पहाड़ों पर अधिक सुंदर ढंग से देखा जा सकता है। लेकिन उनकी कविता इस सतह पर नहीं होती, बल्कि जीवन और भाषा की गतिशीलता को भी रेखांकित करती है। कवि ने भी बसंत ऋतु का बखूबी वर्णन किया है। इन ढलानों पर बसंत आएगा हमारी स्मृति में, ठंड से मरी हुई इच्छाओं को फिर से जीवित करता, धीमे धीमे धुंधलाता, खाली कोटरों में घाटी की घास फैलती रहेगी रात को। ढलानों में मुसाफिर की तरह गुजरता रहेगा अंधकार। उत्तराखंड के साहित्य में बसंत ऋतु के आने से लेकर बसंत ऋतु के जाने तक हर प्रकार के गीतों का वर्णन मिलता है। क्योंकि यहाँ का साहित्यकार हिमालय की घाटियों में पले बड़े हैं, इसलिए यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता तथा प्रकृति के सभी मौसमों का वर्णन भी कवि अपनी कविता में करते हैं।